सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, चीजें रिकैप की थी। पुरानी जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वो सारी चीजों को रिकैप किया था और फिर हम लोग उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक बेसिकली हमने पढ़ लिया था। अब हम आज आगे कुछ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में और जानेंगे, जैसे कि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के लिए जीरोस कैसे कैसे निकल करके आते हैं, कितने जीरोस निकल करके आते हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उनका जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ कितना होता है। उसके बाद हम लोग आगे और डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरे अपने फोकस को बना करके देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक भी पार्ट यहाँ पर स्किप ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और नोटबुक लेकर के बैठिएगा। और जितने सवाल आगे हम लोग सवाल करने वाले हैं, तो बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे और सवाल आपको करना है। मेन बात मैथ्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस आप खुद से ही कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक उठाओ, आज जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने एक्सरसाइजेज है, जितने क्वेश्चन है, सारे लगा लो। और उसके बाद तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको कहीं से भी देख लो, या तो वीडियो को दोबारा देख लो या फिर आप सॉल्यूशंस को देख लो, तो आपका उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार देखो, कल हम लोगों ने जाना था वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है? पी एक्स मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म्स में, और एक्स की जगह पर हमने किसी दूसरे नंबर को, जो नंबर हमको गिवन है उस नंबर को हमने सब्स्टिट्यूट करके डाल दिया और उसको कैलकुलेट कर दिया, तो जो वैल्यू आई वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यही होता है। और जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आती है तो उस टाइम पे वेरिएबल की जितनी वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए कि सी एक्स कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू जीरो आती है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये हमने कल पढ़ा था, कल की लास्ट टॉपिक यही थी। और अगर आपको वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत है, तुरंत जाइए पिछले वीडियो में और पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था। अब क्या हमको पढ़ना है कि पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स पढ़े थे। वीडियो नंबर 1 में हमने पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो है जीरोस कैसे निकाले जाते हैं उसको पढ़ेंगे। क्या इनका रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स के साथ वो पढ़ेंगे, और कैलकुलेट करेंगे और सारे क्वेश्चन उसके साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालना है हमें लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल। क्या डालना है? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका जनरल एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस तरीके का एक्सप्रेशन जब आ जाए तो आप समझ जाना ये एक
लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसका मतलब है कि x की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से हमने इस वाले एक्सप्रेशन का जो है जीरो फाइंड कर लिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं करता हूं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो इसमें जो है 3x + 2 को हम 0 कर देंगे। फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम 3x + 2 को 0 कर देंगे, क्योंकि y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू जब 0 होता है तभी हम x की जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारी कहलाती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और y की वैल्यू हमने 0 की, तो हम x की जो वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ की जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगी, ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू ये 2 जो है, ये +2 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? -2/3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड एग्जांपल, y इक्वल्स टू 5x - 7 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 5x - 7। तो हमें अगर 0 फाइंड करना है तो y को हमें 0 करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा हमें। तो 5x - 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -7 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो +7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और x की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यार एनर्जी के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और पाइए ऐसे ही एनर्जेटिक सेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल टर्म होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax² + bx + c। यार ये a b c क्या है आपको बताना पड़ेगा क्या? बताना पड़ेगा। ठीक है, बता देता हूँ। देखो जो a है ना, ये a जो है, ये a कोफिशिएंट है ऑफ x² का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जो b है वो कोफिशिएंट है किसका? x का। और जो c है वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से अभी हमने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, वो कुछ इस फॉर्म में था, y इक्वल्स टू ax + b के फॉर्म में था। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, y इक्वल्स टू ax + b के फॉर्म में था। तो यहाँ पे जो a है ये कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ x था, और जो b था वो कांस्टेंट टर्म था। तो इस तरीके का था। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरो को फाइंड करने का तरीका जो है
वो होता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो फैक्टराइजेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए कोई भी इक्वेशन दी हुई है आपको, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस तरीके की आपको अगर इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है आपको कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज आप करेंगे तो यहाँ पर जो है आप एक चीज होती है उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये एक मेथड होता है, इसमें हम लोग मिडिल वाला जो टर्म होता है, जो जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, दो हिस्से में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड होता है कि बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम दो हिस्से में तोड़ देते हैं। अब वो तोड़ना कैसे है कि उसका बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि उसका जो सम है वो हमारे इक्वेशन का जो बीच वाला है उसके बराबर आ जाए, और उसका जो प्रोडक्ट है, दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट आ जाए, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का हमारा कोई इक्वेशन। इस इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हमें करना है तो मान लीजिए कि हमने कुछ इसको इस तरीके से तोड़ा, ax² प्लस प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा एक्स जो है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स जो है वो हमारा बी एक्स के बराबर आना चाहिए। ये हमारा एक चीज हो गया। और जो हमारा अल्फा एक्स इंटू बीटा एक्स जो है वो ax² इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं रूट्स वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बता रहा हूँ। क्या चीज के बारे में बता रहा हूँ मैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बता रहा हूँ। मतलब अगर ये हमारा कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें इस वाले पार्ट को, जो बीच वाला पार्ट है, उसको दो हिस्से में तोड़ना होता है। दो हिस्से में हम तोड़ेंगे, मान लीजिए हमने दो हिस्से में तोड़ा, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, सच दैट ये जो दो हिस्से हैं इनका सम bx के बराबर आए, यानी कि बीच वाले के बराबर आए, और इनका प्रोडक्ट ax² इंटू सी के बराबर है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो a और फर्स्ट इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, और इनका जो सम है वो हमारा bx के बराबर, यानी कि बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बनाते हैं, ठीक है, करते हैं किसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बीच वाला टर्म दो हिस्से में टूटेगा, दोनों हिस्सों का सम जो आएगा वो बीच वाला टर्म आएगा। तोड़ना इस तरीके से है, सम के बेसिस पे तोड़ना है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म यानी कि इस वाले टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। टर्म आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा है, तो वहां से आप समझ जाते हो कि ये चीज एक टर्म है, ये चीज एक टर्म है, और ये चीज एक टर्म है। इस तरीके से आप समझ सकते हो।
ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा घींच दिया, बट ये मेथड समझाना इम्पोर्टेंट था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वरना बहुत लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और सब लोग बिल्कुल सीख करके नहीं आते हैं, और सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसको हम तोड़ेंगे दो हिस्से में, एक्स स्क्वायर। अब देखना यह है कि -2x हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ें। तो -2x ले आने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। -2x अगर हमको लेके आना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे पास है -3x प्लस x, ये भी -2x आता है। हमारे पास है 3x -5x, ये भी हमारे पास एक रास्ता है। हमारे पास है -x -x, हमारे पास ये भी -2x आता है। हमारे पास है -4x +2x, ये भी -2x आता है। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा, हम ये सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन और फॉलो करनी है कि इनका जो दोनों है, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -3x इंटू एक्स अगर हम करेंगे तो -3x² हो जाएगा। -3x -5x अगर हम करेंगे तो 3x और -5x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15x² आ जाएगा। इसको अगर हम करेंगे -x -x को करेंगे तो x² आ जाएगा। -4x इंटू 2x करेंगे तो -8x² आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो x² है, x² इंटू 1 इक्वल टू x² है। इसका मतलब हम जो जिस तरीके से स्प्लिट करेंगे वो तरीका ये वाला है, यानी -x में स्प्लिट करेंगे। तो x² -x +1, तो ऐसे हमने स्प्लिट करना सीखा। क्या करना है, हमें बीच वाले टर्म को देखना है कि कैसे कैसे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, बट जब आप क्वेश्चंस करने लग जाते हो तो आपको ये इजी लगने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है। स्टार्टिंग में आपको टफ जरूर लगेगा, लेकिन इससे डरना मत, ये बहुत इजी मेथड है और इसको थोड़ा ध्यान से करना। मैं इस पे अभी 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे है कि x² -x +1 ऐसा हो जाएगा। तो x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। तो x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, -1 बचा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो हमारे पास x -1 कॉमन बचा। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, x -1 बराबर 0, सॉरी बराबर 0 नहीं होगा, ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल मैंने सही किया है। यहाँ पे x -1 हो जाएगा और -1 लेंगे तो x -1 फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे x -1 और x -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैं थोड़े और क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो मैं करवा देता हूँ आपको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कम से कम करना चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो बोलेंगे कि अच्छे से नहीं पढ़ाता है, और अच्छे से नहीं पढ़ाता है बोलेंगे और कमेंट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। और आप कमेंट करते हो अच्छा, अच्छे से पढ़ा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होता है। तो आप ना कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट कर दोगे मजा आ जाएगा। कमेंट कर दिया करो, क्योंकि अच्छे से तो मैं पढ़ाता हूँ ना, बेसिक से पढ़ाता हूँ, एकदम ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाता हूँ। तो
कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। बस मैं वैसे सब्सक्राइब के बारे में या फिर इन सब के बारे में अपने वीडियो में नहीं बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, सब्सक्राइब करो ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर कुछ सवाल है हमारे जिनको हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से, और ये सारे सवाल हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से हो जाएंगे। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, बाद में मैं फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको। सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें बीच से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि बीच से तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि उसका जो सम है वो ये बीच वाला है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ऐसे इसको तोड़ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सम तो हमको पता है कि भाई माइनस एक्स इज द सम, और प्रोडक्ट हमको कितना चाहिए, 2x स्क्वायर के बराबर। तो 2x स्क्वायर के लिए हमें सॉरी माइनस 2x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये माइनस 2 है, और ये जब हम लिखते हैं जनरल टर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर c प्लस में होता है, तो ये माइनस 2 हो गया, तो हम इसको प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, प्लस लिख करके माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, प्लस लिख करके माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पर जो है हमारा a का कोफिशिएंट हो गया 1, यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट हो गया -1, यहाँ पर हमारा c हो गया हमारा -2। ये लिख दिए क्या, ये लिख सकते हैं क्या। और हमको क्या करना है कि इनको, इस पूरे को, इसको, इसको और इसको सबको देखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें माइनस सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू -2 कर देंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और -x हमारा सम हो जाएगा। तो हमें बीच वाले को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि हमारा जो सम है वो -x आए, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो -2x स्क्वायर आए। चलिए करते हैं। तो देखिए, -x को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे को, मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेकर के आना है। तो मैं कैसे ला सकता हूँ इसको, जब मैं -2 एक्स और प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को -2x स्क्वायर मिल सकता है, और मेरे को -x भी मिल सकता है। ये चीज हमें प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगी कि हमको कैसे कैसे क्या क्या लेकर के आना है। ठीक है, यहाँ पर -2x प्लस x आ जाएगा और -2 हो जाएगा। तो अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है इसका खत्म। अब इसका काम हमारा हो चुका है खत्म। अब हमने इसको बीच से तोड़ दिया है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2x स्क्वायर आ जा रहा है, और दोनों का जो सम है वो -x आ जा रहा है। अब हम इसको कर लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई कोई चीज कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे हम x -2 हो जाएगा, प्लस ये इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया, इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया। अब ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखना है, थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है। लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, हार्ड नहीं लग रहा है, ये हार्ड नहीं लग रहा। वाह, तुम तो बड़े तेज हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस 30x
प्लस 216। हार्ड नहीं लग रहा है ना? खुद से करो, खुद से कर लोगे तो तुमको हार्ड लग रहा है? ठीक है, मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ। मैं हूं ना करने के लिए, तुम क्यों चिंता करोगे, मैं करूंगा। 216 का सबसे पहले हम फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालने से क्या फायदा होगा? फैक्टर निकालने से बस इतना फायदा होगा कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने में आसानी हो जाएगी, टर्म को स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी। चलिए, सॉल्यूशन निकालने में हमें क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है, 2 कर लिया हमने तो 108 आ गया। फिर 2 किया हमने, यहाँ पर हमारा कितना जाएगा? 54। फिर हम 2 कर लेंगे और अब हमारा कितना जाएगा? 27। फिर हम 3 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। फिर हम 3 कर लेंगे, फिर हम 3 कर लेंगे तो हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें इसमें हम कैसे कैसे इसको तोड़े, कैसे कैसे इसको तोड़े कि हमारा जो है रिजल्टेंट जो है वो +30x आ जाए। तो अगर हम इसको देख रहे हैं, क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट हमको चाहिए। हम क्यों इतना सब कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो टर्म हम स्प्लिट करेंगे और अल्फा बीटा वहां पे, मान लीजिए कि कोई टर्म हमने स्प्लिट किया तो 2 टर्म्स हमारी आई, मान लीजिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आई, उन दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, एक्स स्क्वायर और 216 के प्रोडक्ट के बराबर। और जो है हमारे जो दोनों का सम जो चाहिए हमें वो +30x के बराबर आना चाहिए। तो इनमें से जैसे कि ये टोटल अगर करें तो 8 आ रहा है और ये टोटल करें तो 27 आ रहा है। तो 27 और 8 में हमको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक और दिमाग लगाएं और एक काम करें, यहाँ से हम इन दोनों को ले लें और यहाँ से 3 को ले लें, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है, क्योंकि यह 4 इंटू 3 हो गया ना, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब हमने ये 2 और ये दोनों 3 को क्या किया? इधर ले लिया, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 9 बराबर 18। दिमाग लगाया तो काम हो गया, दिमाग लगाया तो क्या हो गया? काम हो गया। मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 216 एक्स स्क्वायर और मैं करके देखूंगा 12 इंटू 18, 12x इंटू 18x अगर मैं करके देखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 216 और x इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा काम हो गया। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ के देख लूं 12x प्लस 18x तो हमारा 30x हो जाएगा। काम हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है? इस वाले को फैक्टराइज करके देख लेना। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर मैं एक और सवाल कर पाऊंगा जहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है इस वाले का, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो वो भी मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करेंगे? कर लेंगे। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18x प्लस 216 ऐसे कर लेंगे। अब क्या करना है? x को यहाँ से कॉमन लो, x प्लस 12 प्लस 1 कॉमन लो, सॉरी प्लस 18 कॉमन लो, तो x प्लस 12 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 18 और x प्लस 12 आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। प्रोडक्ट हमको कितना चाहिए था? प्रोडक्ट हमको कितना चाहिए था? 216 एक्स स्क्वायर, और हमें जो है सम कितना चाहिए था? 30x चाहिए था। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? अरे आंसर ला सकते हैं यार, क्या तू भी यार, तू भी यार, यार तू भी थोड़ा मेहनत कर यार, थोड़ा सा मेहनत यार। 10th जो है ना, ये बच्चों का खेल है, बच्चों का। सर हम भी तो बच्चे हैं,
तुम्हारा ही खेल है यार। अभी तो तुमको ये नहीं पता है कि आगे कितना मैथ शुरू हो रहा है। आगे जाके मैथ लोगे ना? नहीं लोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ मत लेना, मैथ मत लेना। मैथ ले लोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि आगे जो मैथ आने वाली है ना, ये सब उसके आगे कुछ नहीं। इन सब की कोई औकात नहीं। क्या भाई साहब, IIT सुना? हाँ भाई, वही। हाँ वही वाला। हाँ भाई वही वाला, सुंदर पिचाई वाला। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 128 है, 2b² है। इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका कोफिशिएंट 2 है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, 128 इंटू 2b² के बराबर चाहिए। इसका मतलब कितना चाहिए, 256b² के बराबर चाहिए। ठीक है, और सम जो चाहिए हमें, सम वो 32b के बराबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 256 का क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी चीज को फैक्टराइज करना, उसके फैक्टर्स निकालना। 256 को 2 से हमने डिवाइड किया, 128 आ जाएगा। फिर 2 से हमने किया, ये हमारा 64 आ जाएगा। फिर 2 से किया, हमारा 32 आ जाएगा। फिर 2 से किया, हमारा 16 आ जाएगा। फिर 2 से किया, हमारा 8 आ जाएगा। फिर 2 से किया, हमारा 4 आ जाएगा। फिर हम 2 से करें, फिर हमारा 2 आ जाएगा। फिर हम 2 से करें, फिर हमारा 1 आ जाएगा। तो 2 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 ऐसे आ जाएगा। कोई म्यूजिक बना रहे हो क्या सर? नहीं बना रहा हूँ। 256 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 256 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इस तरीके से हमारा इसको हम इसके हम फैक्टर्स निकालें। अब जो फैक्टर हमने निकाल लिया इसका, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमको देखना है कि दोनों का सम हमारा जो है वो 32b के बराबर आए, 32 के बराबर आए। b तो हम कर लेंगे ना, अरे b तो कर लेंगे, b तो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे। तो हमको चाहिए 32। 32 अगर हमको चाहिए तो हमने देखा कि ये हमारा 16 आ रहा है, और ये हमारा 16 आ रहा है, और ये भी हमारा 16 आ रहा है। और हमारा काम हो गया। और हमने क्या किया, हमारा काम हो गया। हमने कहा कि 16 और 16, तो सर 16 प्लस 16 होता है 32, और 16 इंटू 16 होता है 256। तो हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2b² प्लस 32b प्लस 128। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2b² प्लस 16b प्लस 16b प्लस 128। तो यहाँ से हमने 2b कॉमन लिया, b प्लस 8 आ गया, प्लस यहाँ पे हमने 16 कॉमन लिया, b प्लस 8 आ गया। तो 2b प्लस 16 आ जाएगा और b प्लस 8 आ जाएगा। अगेन इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने 3 सवाल करा दिए। आगे आप खुद से कोशिश करना, 10 क्वेश्चन और करना, आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम आसानी से, एकदम स्मूथली कवर हो जाएगा। और अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे, जिसमें हम बात कर रहे थे जीरोज के बारे में। ये जीरोज क्या होते हैं सर? अरे अभी तो पढ़ाया।
y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उस टाइम पे जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो ऐसे ही निकाले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि ये किसी फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और जो है इसका जो जीरो आता है वो जीरो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हमें इसको जीरो कर देना है। इसको जीरो क्यों कर देना है, क्योंकि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका जनरल टर्म होता है। इसको हम जीरो कर देंगे तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हमारा कहलाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें से कोई ले लेते हैं। कौन सा लिया था, 2b² प्लस 32b प्लस 128 इक्वल टू 0। ये हमने एग्जांपल लिया, ये था हमारा मान लीजिए इक्वेशन। तो हमको ये हमारा पॉलिनोमियल था, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारा 2 है। तो ये जो है इसमें इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करने की वजह से 2b² प्लस 32b प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने फैक्टराइज पिछले बार भी किया था, फिर से कर लेते हैं। 2b² प्लस 16b प्लस 16b प्लस 128 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2b कॉमन ले लेंगे। 2b कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 16 तो हमारा b प्लस 8 आ जाएगा। अब हम करेंगे 2b प्लस 16 और b प्लस 8 बराबर 0। तो 2b प्लस 16 और b प्लस 8 हमारा दो फैक्टर आ गए इस वाले इक्वेशन के। तो हमको 2b प्लस 16 को 0 करना है और b प्लस 8 को 0 करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू भी अगर 0 हो गई तो उसका मतलब हो गया कि हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, 2b इक्वल्स टू -16 और यहाँ से b इक्वल्स टू आ जाएगा -8। यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो b इक्वल्स टू -8 आएगा। तो यहाँ से सिर्फ वन सॉल्यूशन आ रहा है। हमने कल भी पढ़ा था, कल पढ़ा था क्या, नहीं कल नहीं पढ़ा था, पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, चलो ठीक है। इसके जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आते हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैक्सिमम जीरोस की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम जीरोस की वैल्यू, मैक्सिमम जीरोस की वैल्यू 2 आती है। बट इसमें 0 भी आ सकता है, यानी बिना किसी जीरो का भी ये इक्वेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में और अच्छे से समझाऊंगा। जीरो ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है इसका एक जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है इसका 2 जीरो हो, बट इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हैं।